नमस्कार आप सभी को। उत्तराखंड से संबंधित आज सभी छात्रों को जिन्होंने भी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया है उनके लिए आज का ये सेशन महत्वपूर्ण है। आप में से यदि किसी भी छात्र ने प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। आज की जो आपकी ये कक्षा होने वाली है विशेष रूप से इसमें हम बात करेंगे क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है वो आपको अगस्त माह में देखने को मिल जाएगी। अगस्त माह में प्रस्तावित है, 20 अगस्त से आपकी मुख्य परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है। तो अभी यदि हम देखें अगस्त माह की यदि हम बात कर रहे हैं तो अभी मई आपका समाप्त हुआ है, जून जुलाई आप कह सकते हो 2 महीने आपके पास पर्याप्त हैं अभ्यास के लिए। बाकी के जो 20 दिन बचे होते हैं इस दौरान आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अभ्यास करना होता है। तो 2 महीने बचे हुए हैं, जून और जुलाई, और यदि हम इन 2 महीनों में चाहें तो अपनी मुख्य परीक्षा को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आपने पहली वीडियो अवश्य देखी होगी जिस वीडियो में हमने बताया था कि एक उत्तर लेखन जब आप शुरुआत करते हो, शून्य से जब आप शुरुआत करते हो तो किस प्रकार से आप उत्तर को बेहतर लिख सकते हो, कौन सी तकनीक है, कौन सी रणनीति है जिसको आपको अपनाना चाहिए। तो जिन्होंने भी पहली वीडियो नहीं देखी है पहले वो जाकर पहली वीडियो देखें। पहली वीडियो में आसान शब्दों में आपको बताया गया है किस प्रकार से आप मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कर सकते हैं, किसी भी राज्य विशेष से हो या यूपीएससी के संदर्भ में हो। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं कि आप उत्तराखंड राज्य विशेष की मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं और संस्थान द्वारा किस प्रकार से आपकी मदद की जाएगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि जब आप बात करते हो उत्तराखंड की तो यहाँ पे आपको 7 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। कुल 7 पेपर मेंस में आपको देखने को मिलते हैं और ये जो 7 पेपर होते हैं इनमें से पहला पेपर जो होता है उसको यदि हम निकाल दें, क्योंकि ये भाषा का पेपर होता है, पहले पेपर को यदि हम निकाल दें और दूसरे से लेकर 7वें पेपर तक की बात करें तो यहाँ पे कुछ समानता आपको देखने को मिलती है। 2 से लेकर 7 तक में कुछ समानता देखने को मिलती है। समानता क्या देखने को मिलती है कि प्रत्येक पेपर जो है ये 200 अंकों का होता है। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है और इसके लिए यदि हम समय की बात करें तो समय 3 घंटे का दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पेपर संख्या 2 से लेकर पेपर संख्या 7 तक प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें एक एक पेपर की यदि हम बात कर लें तो क्योंकि इसमें समानता है 2 से लेकर 7 तक समानता है, हालांकि पेपर संख्या 7 जो है इसमें थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिलते हैं जब आप बात करते हैं कि पेपर के भागों की, क्योंकि पेपर जो है आपका वो कई भागों में बटा होता है तो वहाँ से पेपर 7 में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि 80% लगभग सेम प्रकार का सेम प्रारूप का पेपर होता है। अब यहाँ पर एक पेपर को हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से बटा होता है। जैसे कोई भी जब पेपर होता है आपका, मान लो जीएस का जो पेपर है, जीएस का पेपर 1 है, इसकी हमें बात कर लें तो कोई भी उत्तराखंड राज्य विशेष की मुख्य परीक्षा का कोई भी जो पेपर होता है नए पाठ्यक्रम के अनुसार ये 4 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में? 4 भागों में पेपर पूरा विभक्त होता है। अब ये जो 4 भाग हैं ये अलग अलग तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे यदि हम भाग 1 की बात करें, अपने जीएस पेपर 1 के भाग 1 की यदि हम बात करें मेंस में तो आपको देखने को मिलता है कि भाग 1 में पहली बात तो पूरा पेपर आपका कितने का हो गया? पूरा पेपर आपका हो गया 200 अंकों का हो गया और समय कितने मिल रहा है आपको? 180 मिनट का आपको समय मिल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि पेपर 4 भागों में बटा होता है तो पहले भाग में यदि हम देखें तो कुल 15 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। मतलब पेपर के भाग 1 में कुल 15 प्रश्न और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। और यदि यहाँ पर अंकों की बात की जाए कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित हैं तो अंकों की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। मतलब भाग 1 से आपको 30 अंक मिलते हैं और यहाँ पे सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। अब प्रश्न करने होते हैं
सभी प्रश्न करने होते हैं, अंक भी पता चल गया। अब यहाँ पे जरूरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है कि भाग 1 में जो प्रश्न होते हैं इनका आंसर अधिकतम कितने शब्दों में देना होता है। तो इनका आंसर अधिकतम आपको 20 शब्दों में देना होता है। आप कह सकते हो 2 से 3 पंक्तियों में आपको अधिकतर जो है उत्तर लिखना होता है। फिर इसके बाद इसका भाग 2 आता है। भाग 2 में क्या होता है, पेपर के आपके पेपर का जब भाग 2 आप देखते हो तो यहाँ पर कुल प्रश्न जो है वो 10 होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या घट रही है, कुल प्रश्न यहाँ पर आपको 10 देखने को मिलते हैं। और पहले की भांति यहाँ भी ये जो 10 के 10 प्रश्न होते हैं ये सभी के सभी अनिवार्य होते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको जो अंक मिलता है, अंक की यदि हम बात करें तो प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 5 अंक मिलता है। मतलब 10 प्रश्न हैं तो 10 गुणे 5 बराबर 50। मतलब पेपर के भाग 2 से आपको 50 अंक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है भाग संख्या 3। पेपर में आपके आता है भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 में जब देखें, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे शब्द की बात हमने नहीं किया, तो भाग 2 में जो शब्द सीमा है ये शब्द सीमा है 50 शब्द। ये शब्द सीमा क्या है, ये शब्द सीमा यहाँ पर है 50 शब्द। मतलब इन प्रश्नों का जवाब अधिकतम 50 शब्दों में देना होता है। फिर एक आ गया तीसरा आपका भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो कुल प्रश्न हैं वो है 5, कुल प्रश्न यहाँ पे जो आपको देखने को मिलते हैं 5 नहीं हैं, बल्कि कुल प्रश्न हैं 7। और 7 में से केवल 5 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। ठीक है, भाग सी में 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं, केवल 5 हल करने को होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे अंक की बात करें तो 8 अंकों का होता है। 8 अंकों का होता है, 5 प्रश्न हैं, मतलब यहाँ से 40 अंक आप स्कोर कर सकते हो। शब्द की यदि हम बात करें तो शब्द सीमा यहाँ पे यदि हम बात करें तो यह 125 शब्द होता है। शब्द सीमा क्या होता है, 125 शब्द होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हो गया भाग 3 की बात। अब बात आती है भाग 4 की। और भाग 4 की यदि हम बात करें तो भाग 4 जो आपका आता है पेपर का, भाग 4 जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर जो कुल प्रश्न हैं ये हैं 7 और करने कितने हैं 5। और यहाँ पे यदि हम बात करें अंकों का तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अंक मिल रहा है। और यहाँ पे 16 अंक एक प्रश्न के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ से आप 80 अंक का स्कोर कर सकते हैं। शब्द सीमा की यदि हम बात करें तो यहाँ पे यूपीएससी की पैटर्न पे 250 शब्द आपको लिखने होते हैं। तो ये तो हो गया आपकी मुख्य परीक्षा का कि किस प्रकार से आपकी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आपका पेपर बनता है विशेष रूप से पेपर संख्या 2 से लेकर पेपर संख्या 7 तक, उनमें किन चीज़ों पर आपको फोकस करना होता है, पेपर का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहली बात पेपर के पैटर्न की, तो पेपर के पैटर्न में आपको देखने को मिलता है कि 4 भाग में आपका पेपर बटा होता है। पहले भाग में कुल 15 प्रश्न होते हैं जिनका जवाब 2 पंक्तियों में या आप कह लीजिए अधिकतम 20 शब्दों में देना होता है। दूसरे भाग में 10 प्रश्न होते हैं, सभी करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है और यहाँ भी 50 शब्दों में आपको जवाब देना होता है। इसी प्रकार से भाग 3, यहाँ पे जो आपको जवाब देना है वो 125 शब्दों में देना होता है और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसी तरह भाग 4, और भाग 4 में कुल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 आपको करना होता है और यहाँ पे जो आपको अंक मिलते हैं कुल मिलते हैं 80। शब्द कितने लिखने होते हैं 250। तो ये तो बात हो गई हमारी, ये तो बात हो गई जीएस पेपर 1 की। अब इसको आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब 1 से लेकर 7 तक लगभग समान है। मैंने बताया पेपर नंबर 7 में थोड़ा बहुत बदलाव है, वो आप जब हम हल करेंगे चीज़ों को तो वहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे यदि आपने देखा होगा तो यहाँ पे अंतर क्या देखने को मिल रहा है।
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग शब्द सीमा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 250 शब्दों के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 125 शब्दों के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और 50 शब्दों के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और 20 शब्दों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इनमें जो 20 शब्दों वाले होंगे, 20 शब्दों वाले जो प्रश्न होंगे वो आपको तभी आएंगे जब आपको फैक्ट पता होगा, क्योंकि एक तरह से जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, कुछ उसी प्रकृति का प्रश्न आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो इस तरह के प्रश्न हैं, उनको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। दूसरी बात आती है 50 शब्दों के प्रश्न। 50 शब्दों के प्रश्न भी कुछ टिप्पणी लिखने के संदर्भ में आते हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन पे पूछ लिया, जैसे चौरी चौरा कांड पे पूछ लिया, तो जैसे आपके यहाँ से चिपको आंदोलन पे पूछ लिया। तो इस तरह से होता है कि उसमें आप टिप्पणी लिखने को होता है, उसमें लिख सकते हो। ये भी फैक्ट पता है, विषय का अच्छे से ज्ञान है, तो चीज़ों को आप यहाँ पे कर पाओगे। भाग संख्या 3 में जब हम जाते हैं, तो भाग संख्या 3 में क्योंकि यहाँ पे शब्द सीमा अब हो गई है 125, शब्द सीमा 125 का मतलब कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जब 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा तो कहने का मतलब है कि उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और अब यदि देखें तो उत्तर लेखन का जो अभ्यास है वो यहीं से शुरू हो रहा है। और इसके बाद 250 शब्दों का आता है। 250 शब्दों में आप मान के चलिए कि 2 पेज कम से कम आपको लिखना होता है, तब आप 200 से 250 शब्दों के बीच पहुंचते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अब तैयारी को किस दिशा में हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम आगे बढ़ें कि हम 2 महीनों में बेहतर स्कोर कर सकें। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के संदर्भ में जब आप बात करते हो अपने भाग संख्या 3 और 4 की, क्योंकि 3 में यदि देखो तो वही मतलब सेम चीज़ें हैं 125 शब्दों में, और 4 में यदि देखो तो यहाँ पे शब्द सीमा 250 हो गई है। तो यहाँ से हमें समझना है कि जब भी हम अपना कोई उत्तर 250 शब्दों में लिखेंगे, जब भी हम अपना कोई उत्तर 250 शब्दों में लिखेंगे, तो उसी समय उस उत्तर को 125 शब्दों में भी लिखने का प्रयास करेंगे। इससे हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। तो उत्तराखंड की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को जब आप कोई 250 शब्दों में कोई उत्तर लिखते हो, तो उसी उत्तर को बाद में 125 शब्दों में भी लिखा करो। मतलब अपनी बात को जो पहले आपने 250 शब्दों में कहा था, अब उसी अपनी बात को अब समाप्त करना है आपको 120 शब्दों में, 125 शब्दों में। मतलब अब जो आपने जैसे 250 शब्दों का उत्तर था, तो उसमें आपने कुछ डिटेल बातें की होंगी। अब 125 शब्दों का जो उत्तर है, उसमें फैक्ट ओरिएंटेड बात, पॉइंट टू पॉइंट करना होता है। यही कला है, और पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो आप इस कला को सीख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। सारी चीज़ें आपने देख लिया कि क्या अंतर है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, आज से आपको एक प्रश्न का मैं यहाँ पे अभ्यास कराऊंगा, और आप सबके मोबाइल पे अब जो भी छात्र देख रहे हैं, जो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं, यदि आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभी से प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप कौन सा है? आज़ाद UKPSC मोबाइल ऐप। कौन सा मोबाइल ऐप? आज़ाद UKPSC मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आज़ाद UKPSC मोबाइल ऐप। अब आज़ाद UKPSC मोबाइल ऐप कहाँ पर मिलेगा? आज़ाद UKPSC मोबाइल ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, आज़ाद UKPSC मोबाइल ऐप। डाउनलोड जब आप कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके उत्तर होंगे, उत्तर लेखन कराना बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि आपके उत्तरों को चेक कर उनकी कमियों को भी जब बताया जाए, तब उससे आपको लाभ मिलता है, ठीक है। तो ऐप के माध्यम से जो आपके उत्तर होंगे वो हम तक पहुंचेंगे, और हम उसको दूर करेंगे, उनकी कमियों को दूर कर आपको कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पे ऑप्शन होता है, वॉइस नोट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से हम वहाँ पे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज़ाद UKPSC मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब आपके पास आज़ाद UKPSC मोबाइल ऐप आ जाता है, तो यहाँ पे आपको बैचेज के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ बॉटम में यदि आप देखोगे तो सेकंड स्थान पे लिखा है बैचेज, इस पे आपको जाना है, और यहाँ पे जाकर ऐड बैच का ऑप्शन आएगा,
प्लस का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करोगे तो ऐड बैच का ऑप्शन आएगा और उस पर जाकर आपको टाइप करना है, टाइप क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। उस पर जाके आपको टाइप करना है UKPSC एग्ज़ाम। क्या टाइप करना है? बैच कोड टाइप करना है UKPSC एग्ज़ाम। और जैसे ही आप इस बैच कोड को टाइप करेंगे आप हमारे उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर हम आपको जोड़ना चाहते हैं। और जब आप इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, UKPSC एग्ज़ाम इसका कोड है, ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट का सेक्शन होता है। अभी यहाँ पे दे रहा है ऐड असाइनमेंट, क्योंकि मैंने अभी कोई असाइनमेंट आपको सबमिट नहीं किया है। यहाँ पे जब मैं कोई प्रश्न, मुख्य परीक्षा का कोई प्रश्न यहाँ पर दूंगा तो आप में से जितने भी छात्र ऐप से जुड़े हुए हैं, आप सभी को नोटिफिकेशन चला जाएगा जो इस बैच से जुड़े रहेंगे। और आपके अपने उत्तर को लिखने के बाद यहीं पर फोटो क्लिक करके सबमिट करना होगा और उसमें जो भी कमियां रहेंगी यहाँ से हम आपको बताएंगे। तो आइए, जो भी लोग प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, मुख्य परीक्षा आप क्वालिफाई करें, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें, तो प्लीज़ आप सब मोबाइल ऐप डाउनलोड करके, यदि कोई भी समस्या आती है, मोबाइल ऐप में कॉन्टैक्ट का डिटेल दिया होता है, वहाँ पे आप संपर्क करिए। जो भी हमारे सपोर्ट टीम के लोग हैं वो आपसे बात करेंगे और आप उनसे बोलिए कि हमें इस बैच से जुड़ना है, जो मेंस आंसर राइटिंग का बैच है उससे जुड़ना है, तो वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। तो कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं है, बस आपको क्या करना है, नियमित रहना है और जितनी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएँ उनको अक्षरशः उनका पालन करना है, तभी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। अब आज का एक प्रश्न है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अब प्रश्न पर, ठीक है। आज का प्रश्न है, क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है? प्रश्न है, प्रश्न नोट करिएगा। क्या ये प्रश्न आपको असाइनमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा? क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है? क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है? यदि हाँ तो वेगनर ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया? यदि हाँ तो वेगनर ने इसको किस प्रकार परिभाषित किया? ये आपको एक प्रश्न है और इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं पूछे जाने के, कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? और आगे, वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अभी ये प्रश्न है, ये आपको लिखकर लाना है, ठीक है, सभी को अभ्यास करना है। ये वीडियो जो देख रहे हैं और देखने के बाद इसको, जैसे मैंने बोला कि ऐप के माध्यम से आपको हम तक पहुंचाना है। प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। आप सभी को इसका उत्तर लिखना है और इसका उत्तर हमें शेयर करना है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली बात कि यहाँ पे बात हो रही है, जैसे मैंने बोला, पहली वीडियो यदि आपने देखा होगा तो मैंने बोला है, किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले कम से कम उसको 2 बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए? 2 बार पढ़ना चाहिए। तो 2 बार पढ़ना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पढ़ना क्यों चाहिए 2 बार? जब हम किसी प्रश्न को 2 बार पढ़ते हैं तो उसका जो कीवर्ड होता है, प्रश्न का जो कीवर्ड होता है वो हमें समझ में आता है। यही सेम प्रश्न कल BPSC के लिए मैंने दिया था, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के लिए दिया था बच्चों को, तो वहाँ पे इसका डिस्कशन करना है, तो वहाँ से आपको जानकारी मैं दूंगा। इसका डिस्कशन आप इसी वीडियो में देख रहे हैं और इसका पूरा डिस्कशन देखिएगा और अपना एक बेहतर उत्तर लिखकर हमें भेजिएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि आपको जो है 250 शब्दों में भी इस उत्तर को लिखना है और 125 शब्दों में भी इस उत्तर को लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप अभी प्रारंभिक चरण में है तो समय का ख्याल नहीं रखना है,
फैक्ट नहीं है तो फैक्ट कहीं से भी इकट्ठा करना है, नेट से वेबसाइट के माध्यम से, बुक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। यदि आपको यहाँ भी समस्या आती है, वीडियो नंबर 1 अवश्य देख लीजिए जो मैंने बनाया है, आपके चैनल पर उपलब्ध है कि उत्तर लेखन कैसे करें। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं बेसिक, उसको देख लीजिए, पुनः आकर इसको देखिए और निश्चित रूप से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए प्रश्न की चर्चा करते हैं। नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य से संबंधित सभी छात्रों को जिन्होंने कल की वीडियो दोनों देखी, जिनमें हमने मुख्य परीक्षा को लेकर शुरुआत किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने इस प्रयास को सराहा। तो निश्चित रूप से ज़रूरत है कि जिस तरह से संस्थान के माध्यम से मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह से आप सबके द्वारा भी इसमें सहयोग किया जाए और मुख्य परीक्षा की जो हमारी तैयारी है उसको भी उसी आधार पे उसी तरीके से बेहतर किया जाए जिस तरह से हमें प्रारंभिक परीक्षा में लग रहा है कि हम अपने परिणाम को बेहतर कर सकते हैं। और जब मुख्य परीक्षा के लिए कल चीज़ें बताई गई थी आपको, तो बहुत सारे छात्रों ने ग्रुप को ज्वाइन किया और आज ये संख्या पहुंचकर 8011 स्टूडेंट की हो गई है। इनमें में से यदि मैंने देखा तो कल का जो प्रश्न आपको दिया गया था, विशेष रूप से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न आपको दिया गया था, उसका उत्तर 4 छात्रों ने शेयर किया था। और ये जो 4 छात्रों ने उत्तर शेयर किया था, इनमें से जो सबसे बेस्ट उत्तर था, जो सबसे आप कह सकते हो कि मानक उत्तर के बहुत करीब था, सबसे राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, लेखनी भी बहुत अच्छी थी, वर्तनी भी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पे जो उत्तर था, ये नाम है, छात्रा का नाम है श्वेता। आपका उत्तर निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर था। कुछ पॉइंट जो हैं आपने छोड़ दिए थे, जब आपने एक प्रकार से प्रश्न का जब दूसरा भाग आपने हल किया था तो वहाँ पे कुछ टॉपिक आपने छोड़ दिए थे। जब आपने बात किया था कि वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए, तो 1 से 2 साक्ष्यों को और आप जोड़ सकते थे, उत्तर आपका और भी बेहतर हो जाता और जो शब्द सीमा उसकी थोड़ी सी कम थी वो भी कंप्लीट हो जाती। साथ ही साथ बहुत सारे आप में से जो अन्य 3 लोगों ने उत्तर शेयर किया, उनमें एक उत्तर और ठीक था, लेकिन जो सबसे बेस्ट है उसी का नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में, आप सब में मैंने बताया भी है, ऑडियो वॉइस के माध्यम से मैंने आपको बताया भी है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपकी शाब्दिक त्रुटियां हैं ना, इनको आपको दूर करना है। शब्द की जो त्रुटियां हैं उनको आपको दूर करना है। बहुत सारे लोगों का आंसर, जैसे 3 लोग हैं तो आप तीनों लोगों का जो आंसर था ठीक था, प्रयास पहला है, सही दिशा में है, लेकिन जो शाब्दिक त्रुटियां हैं उनको आपको दूर करने का प्रयास करना है, क्योंकि तीनों उत्तर में पहले उत्तर को यदि हम छोड़ दें तो बाकी तीनों उत्तरों में शाब्दिक त्रुटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो शाब्दिक त्रुटियों पर आपको कार्य करना है और आज इस प्रश्न के बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद जब आप इस प्रश्न के बारे में डिटेल से हम समझेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रश्न को तो आप साथ ही साथ आज फिर से लिखेंगे भी, और एक जो दूसरा प्रश्न दिया जाएगा जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं आज भूमिका बना दूंगा, उसको भी आप लिख कर लेकर आएंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। किसके साक्ष्यों की? वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न था और ये प्रश्न आज उत्तराखंड के छात्रों को भी मैंने दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। आप में से 4 उत्तर आज मेरे को मिले हैं, जिनमें से एक उत्तर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, आप कह सकते हो बेहतर प्रयास रहा है, ठीक है। बाकी के जो 3 उत्तर हैं इनमें शाब्दिक त्रुटियां बहुत ज़्यादा थी, मैंने आपको बताया भी है वॉइस के माध्यम से। तो शाब्दिक त्रुटियों पे, जिनमें शाब्दिक त्रुटियां बहुत ज़्यादा हैं, सबसे पहले आप अपनी शाब्दिक त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करिए। एक उत्तर आज जो मुझे देखने को मिला उसमें राइटिंग बहुत ख़राब थी, तो सबसे पहले आपको राइटिंग पर कार्य करना है, क्योंकि जो बेसिक है, जैसे आपने उत्तर लिखा और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आपके ऐसे उत्तर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो निश्चित रूप से वही हाल एग्जामिनर के साथ भी होगा, तो उससे आपको चीज़ें बेहतर
नहीं मिलेंगी। इस प्रश्न को कई, और जैसे मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं, एक ही प्रश्न को कई अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को और कैसे पूछ सकते हैं हम, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और वेगनर के साक्ष्यों के बारे में किस तरह से और पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है, क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है। यदि आपका जवाब हाँ है तो वेगनर के अनुसार किस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को आप प्रमाणित कर सकते हैं। तो कई तरीके से एक ही प्रश्न कई संदर्भों में पूछा जा सकता है, लेकिन कोई भी जब प्रश्न होता है उसका कुछ कीवर्ड होता है। इस प्रश्न में यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ पे कीवर्ड है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, दूसरा कीवर्ड है यहाँ पर वेगनर के साक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न में दो कीवर्ड आपको देखने को मिले, मतलब आपका जो उत्तर है वो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और वेगनर के साक्ष्यों के आसपास ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न के उत्तर पर आने से पहले थोड़ा सी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वेगनर की। ठीक है, और वेगनर का समय काल वह रहा है जब बहुत सारा, आप कह सकते हो, भूगोल वेत्ताओं के मध्य, जलवायु कार्यकर्ताओं के मध्य, जलवायु वेत्ताओं के मध्य जो है वो एक होड़ सी मची हुई थी। किस लिए? जलवायु परिवर्तन की व्याख्या को लेकर एक होड़ सी मची हुई थी। और आपको बता दें, वेगनर का जो सिद्धांत था ये वर्ष 1912 में आ चुका था। हालांकि ये लोगों के सामने जो है वो 1922 में आया। ठीक है, हालांकि सिद्धांत 1912 में दिया गया था वेगनर के द्वारा, लेकिन ये लोगों के समक्ष 1922 में आया। अब बात आ रही है, जैसे मैंने बोला कि वो समय काल था जब ज़्यादा से ज़्यादा जो भूगोल वेत्ता थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो जलवायु कार्यकर्ता, जलवायुविद थे, तो इस प्रकार के जो लोग थे ना, वो जलवायु वेत्ता आप कह लीजिए, इस प्रकार के जो लोग थे वो इसमें प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से जलवायु बदलती है महाद्वीपों में, किस प्रकार से एक ही महाद्वीप में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार से एक ही महाद्वीप के आप कह सकते हो वनस्पतियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इन सभी में जो कार्य कर रहे थे उनमें से एक आपके थे वेगनर महोदय, और वेगनर महोदय भी यही कार्य कर रहे थे। वेगनर महोदय जो थे ये सबसे पहले जलवायु परिवर्तन क्यों होता है इसकी व्याख्या करना चाहते थे। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर ये कार्य कर रहे थे, और इन्होंने देखा कि जैसे कि एक ही महादेश है अफ्रीका महादेश में इन्होंने देखा कि अलग अलग जलवायु दशाएं देखने को मिलती है। इन्होंने देखा कि एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर भी अलग अलग जलवायु पेटियां देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब था कि जब इन्होंने देखा कि जैसे अफ्रीका महादेश है, तो अफ्रीका महादेश में ही क्यों जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, तो इनका ध्यान गया कि ऐसा तो नहीं कि जलवायु जो पेटियां होती हैं वो खिसकती हैं। तो इसके दो ही कारण हो सकते थे, जैसे कोई एक महादेश है उसमें 2 से 3 प्रकार की यदि जलवायु पाई जाती है, जलवायु विशेषताएं देखने को मिलती हैं, साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उन क्षेत्रों में मतलब जलवायु अलग अलग रही होगी। अब जलवायु अलग अलग कैसे हो सकती है? या तो जो हमारे आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि जलवायु पेटियां होती हैं, जलवायु पेटियां होती हैं। अब 2 ही तरीके से जलवायु परिवर्तित हो सकता है, या तो ये जो जलवायु पेटी है ये जो है भूखंड के पास जाए, जिस भूखंड की आप बात कर रहे हो, या तो भूखंड जो है, या तो भूखंड जलवायु पेटी के पास जाए। मतलब या तो जो जलवायु है, या तो जो जलवायु है वो उस भूखंड की, यदि हम बात करें तो उस भूखंड के पास कभी रही होगी, उस भूखंड पर यह जलवायु कभी पाई गई होगी, और अगर पाई गई होगी तो क्योंकि जलवायु पेटियां जो हैं वो स्थिर रहती हैं, मतलब भूखंड जो है वो उसके पास गए होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हुआ कि जो जलवायु पेटियां हैं वो फिक्स हैं, और जो भूखंड हैं ये गति कर रहे हैं, और विभिन्न समयों पर ये अलग अलग जलवायु दशाओं से गुजरते हैं, और उन्हीं जलवायु दशाओं के साक्ष्य जो हैं वो उस भूखंड विशेष पर मिलते हैं। जैसे अफ्रीका में बहुत सारे जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, बहुत सारे जलवायु दशाओं के प्रकार आपको देखने को मिलते होंगे। और आपने देखा इसका वैज्ञानिक आधार भी है। किसका वैज्ञानिक आधार है?
आज यह साबित भी हो रहा है, आज यह सिद्ध भी हो रहा है कि जो विभिन्न महादेश हैं उनके कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, उनके अक्षांश और देशांतर बदल रहे हैं, और उनके अक्षांश और देशांतर जो बदल रहे हैं उसके वैज्ञानिक प्रमाण भी आज आपको देखने को मिलते हैं। और जो वैज्ञानिक प्रमाण देखने को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर जो वेगनर ने बहुत पहले कह दिया था वही चीज़ें आज सिद्ध हो रही हैं। जैसे प्रशांत महासागर जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो सिकुड़ रहा है, हिंद महासागर का जो एरिया है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो अक्षांश और देशांतर लगातार विभिन्न महादेशों के बदल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से यह सिद्ध हो गया कि महाद्वीप जो हैं वो खिसकते हैं, और जब महाद्वीप खिसकते हैं तो विभिन्न जलवायु पेटियों से गुजरते हैं, क्योंकि जलवायु पेटियाँ फिक्स हैं। तो ये जब विभिन्न जलवायु पेटियों से गुजरते हैं तो उन दशाओं को इनमें देखा जाता है, और विभिन्न समयों में जो है वो दशाएं इन पर देखने को मिलती हैं। साक्ष्यों के रूप में इन भूखंडों पर जो है वो दशाएं आज भी बनी हुई हैं। अब इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं इसमें कि वेगनर की बात अब हम कर लेते हैं। ठीक है, वेगनर का उद्देश्य क्या था वो हमने समझा कि वेगनर का उद्देश्य था जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना। सबसे पहली बात ये आप कान खोलकर सुन लीजिए कि वेगनर का उद्देश्य क्या था, जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना। क्योंकि इन्होंने देखा था कि देखो क्या होता है, पुस्तकों से जब हम रटते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखकर समझते हैं, सुनकर समझते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेगनर जो थे ये कोई भूगोल वेदता नहीं थे, वेगनर जो थे एक जलवायु वेदता थे, और इनका काम था कि जो इनका जो वर्क था, इनका जो उद्देश्य था वो यही पता लगाना था कि किस प्रकार से विभिन्न समयों में जो है वो जलवायु में परिवर्तन हुआ है। अब इसमें यदि हम देखें तो जलवायु परिवर्तन की जब व्याख्या के लिए काम करना शुरू किए तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी जो आज के वैज्ञानिक, यदि हम देखें आज के वैज्ञानिक युग को कहीं ना कहीं वो आधार देती है, और इनकी थ्योरी आज के वैज्ञानिक युग में प्रमाणित भी होती है। जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या में इन्होंने सबसे पहले देखा कि जैसे अफ्रीका महादेश है तो अफ्रीका महादेश में कई प्रकार की जलवायु दशाओं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो जब कई प्रकार के जलवायु दशाओं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं तो बात यहाँ आती है कि वो जो भूखंड है, क्या जलवायु दशाएं उस भूखंड पर अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार की रही हैं, या जलवायु दशाएं जहां पर थी वहां पर ये जो भूखंड था ये मूव करता हुआ कभी किसी समय गया था। तो यहाँ से जब इन चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया, इस पर रिसर्च किया, तो इन्हें पता चला कि महादेश जो हैं ये विभिन्न जलवायु दशाओं से गुजरते हुए आज की स्थिति में बने हुए हैं। तो कहने का मतलब था कि जो जलवायु पेटियां थी वो फिक्स थी, बल्कि महादेश जो है ये गुजरते हुए उन तक जाते थे, और आज की दशा हमें प्राप्त हुई है, और इस प्रकार से उनके साक्ष्य आज के समय में इन भूखंडों पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भूखंड जो हैं वो मूव कर रहे हैं। और आज की तिथि में आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने बोला कि प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, हिंद महासागर का लगातार विस्तार हो रहा है, देशों के जो अक्षांश और देशांतर हैं वो बदल रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि जो भूखंड हैं वो गतिमान हैं। ठीक है, अब बात आती है वेगनर महोदय की। वेगनर महोदय की यदि हम बात करें तो वेगनर महोदय बहुत ही परेशान थे। किस लिए परेशान थे कि पृथ्वी पर महाद्वीप कैसे आए, पृथ्वी पर मोड़दार पर्वत कैसे बने, पृथ्वी पर ये जो मोड़दार पर्वत के साथ साथ ये महासागर हैं कैसे बने। तो इन्होंने, क्योंकि ये जलवायु वेदता थे, तो इन्होंने इन सब पर भी कार्य किया, और इन्होंने देखा कि किस प्रकार से कहीं पर ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, कहीं पर मोड़दार पर्वत देखने को मिलते हैं, कहीं पर महासागर देखने को मिलते हैं। तो इस संबंध में इन्होंने उत्सुकतावश कार्य करना शुरू किया, और धीरे धीरे ये सिद्धांत जो आज पढ़ते हो आप, ये इन्होंने दिया। आप जानते हो इस संबंध में कई सारे लोगों ने काम किया है। जैसे एक नाम आता है F.V. टेलर, इनका नाम आपको याद भी रखना है, F.V. टेलर। F.V. टेलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। तो F.V. टेलर महोदय ने जो सिद्धांत दिया है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी किसने दिया है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत,
महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया है FV टेलर ने। तो यदि कभी आपसे बोल दिया जाए कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, तो आपको किसकी व्याख्या करना है? FV टेलर को व्याख्या करना है, ना कि वेगनर को की व्याख्या करना है। याद रखिएगा, इसलिए याद रखिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात आए, FV टेलर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात आए, तो वहां पे आप कह सकते हो कि प्रमुख रूप से वेगनर के बारे में लिखना है। तो FV टेलर ने भी ये सिद्धांत दिया, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत था, जैसे FV टेलर ने भी यही बताया कि महाद्वीप जो है गति करते थे, ठीक है, और वेगनर ने भी उसी आधार पे चीज़ों को सिद्ध किया, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य व्याख्या मानी जाती है वो वेगनर की मानी जाती है। तो जब कभी इस तरह का प्रश्न आए तो याद जरूर रखिएगा कि सेकंड प्रश्न का जो द्वितीय भाग है उसमें किसके बारे में पूछा गया है। जैसे इस प्रश्न में वेगनर के बारे में पूछा गया है, हो सकता है अगला प्रश्न आप देखो उसमें FV टेलर के बारे में दे दिया जाए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एक ही सिद्धांत पर कई लोगों ने कार्य किया। जैसे कोबर महोदय थे, कोबर महोदय ने संकुचन का सिद्धांत दिया था, संकुचन का सिद्धांत दिया था। तो पूछा जा सकता है संकुचन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताओगे कोबर महोदय ने दिया। इसके साथ साथ आप जानते हो कि वेगनर ने क्या किया कि कोबर महोदय के सिद्धांत को लेकर, FV टेलर के सिद्धांत को लेकर इसको और अधिक व्याख्यायित किया और अधिक बढ़ावा दिया इन्होंने। और इन्होंने बताया कि महाद्वीपों में जो जलवायु दशाएं पाई जाती हैं इसको आधार बनाया इन्होंने, और इन्होंने सिद्ध किया कि महाद्वीप जो हैं वो मूव करते हैं, महाद्वीप जो हैं वो खिसकते हैं, महाद्वीप जो हैं वो टूटते हैं। और इन्होंने बताया कि महाद्वीप जो है वो सीमा के पार्ट हैं, महाद्वीप जो है वो सीमा के पार्ट हैं और ये सियाल पर तैरते हैं, ठीक है, महाद्वीप सीमा के पार्ट हैं और ये सियाल पर तैरते हैं। आज की तिथि में यदि हम देखें तो सीमा और सियाल की यदि आप बात करते हो तो वही चीज हो गया जिसको आप बोलते हो भू प्रॉपर्टी और मेंटल, ठीक है। आज के संदर्भ में ही आप बोलते हो भू प्रॉपर्टी और मेंटल, वही चीज पहले बोली जाती थी उस समय, सीमा और सियाल। तो सीमा और सियाल कुछ नहीं है बल्कि भू प्रॉपर्टी और मेंटल की बात है। और महाद्वीपों के मूवमेंट के कारण ही मोड़दार पर्वतों का निर्माण इनके किनारों पर हुआ है, ठीक है। मोड़दार पर्वतों का जो निर्माण आप देखते हो, चाहे आप रॉकी पर्वत देखो, चाहे आप एंडीज पर्वत देखो, चाहे आप हिमालय पर्वत देखो, ये कहीं ना कहीं ये जो मोड़दार पर्वत हैं इनके किनारों पर, इनका निर्माण भी इनके विस्थापन के कारण ही हुआ है। और यह जो सिद्धांत था कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनिकी को आधार प्रदान करता था और उसी आधार पर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे बात आती है मान्यता। इन्होंने अपना सिद्धांत, वेगनर महोदय ने अपना सिद्धांत अपनी चीज़ों को सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ें मान लिया। जैसे हम भी पढ़ते थे पहले मैथ, तो हम मान लेते थे माना 4 व्यक्तियों का काम कर एक व्यक्ति कर सकता है, इस तरह से हम मान लेते थे। तो जो हम मानने वाला काम करते थे ना, वही काम इन्होंने भी किया। और इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना कि हमारी जो पृथ्वी है वो सियाल और सीमा से मिलकर बनी है। इन्होंने सबसे पहले माना कि हमारी जो पृथ्वी है वो सियाल और सीमा से मिलकर बनी है, जिसमें जो सीमा है ये हल्का भाग, सियाल जो है ये हल्का होता है और यह सीमा के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो सियाल जो है हल्का भाग था और इसी को आज भू प्रॉपर्टी भी कहते हैं और सीमा को आप मेंटल भी कहते हो। तो भू प्रॉपर्टी, मेंटल तथा क्रोड जो आप पढ़ते हो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे आपको तीसरा इन्होंने क्या माना, तीसरा इन्होंने माना कि कार्बोनीफेरस काल में जब पृथ्वी पर इन्होंने बात किया तो बताया कि एक भूखंड था जिसको बोलते थे पैंजिया। कार्बोनीफेरस काल में एक ही भूखंड था यहाँ पे जिसको बोलते थे पैंजिया। ये किसने बताया, ये बताया वेगनर महोदय ने। और इन्होंने बताया कि कार्बोनीफेरस काल के अंत तक आते आते ये जो भूखंड एक होता था पैंजिया, जिसके चारों तरफ एक सागर था जिसको बोलते थे पैंथालासा, ठीक है, ये जो सागर हुआ करता था, ठीक है,
तो धीरे धीरे क्या हुआ, कार्बोनिफेरस के अंत तक ये जो है भूखंड जो है ये टूटना शुरू किया। और टूटा कैसे, दो भागों में बट गया, और एक भाग हो गया आपका लॉरेंस, या अब यहाँ पे चित्र, यही सारे चित्र आपको बनाने थे। एक भाग हो गया लॉरेंस या एक भाग हो गया गोंडवाना लैंड। ऊपर का जो भाग था उत्तर का वो हो गया लॉरेंसिया, और दक्षिण का जो भाग था इसका नाम हो गया गोंडवाना लैंड। लॉरेंसिया वही है जैसे आप पढ़ते होगे सेंट लॉरेंस नदी, यूएसए और कनाडा की सीमा पर आप पढ़ते होगे सेंट लॉरेंस नदी, उसी की बात की जा रही है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। सेंट लॉरेंस घाटी आप पढ़ते होगे, सेंट लॉरेंस उच्च भूमि आप पढ़ते होगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इसी से जुड़ी हुई हैं। तो क्या हुआ, कार्बोनिफेरस के अंत तक ये जो पैंजिया भूखंड था ये दो भागों में विधिवत टूट गया। और जब ये दो भागों में टूटा तो बीच में, क्योंकि पहले एक ही सागर था पैंथलासा, जब बीच में टूटा तो यहाँ भी एक सागर अस्तित्व में आया इनके बीच में, और इस सागर को नाम दिया गया टेथिस सागर। कौन सा, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर जो है ये कार्बोनिफेरस काल के अंत में जो है दो भूखंड बनने के बाद अस्तित्व में आया। अब इन्होंने बताया कि जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर भी आ गया। अब इन्होंने बताया कि ये जो भूखंड टूटा है इसका कारण क्या था, क्योंकि भूखंड टूटा है यदि तो कोई ना कोई कारण होगा। कारण में इन्होंने बताया दो प्रकार के बल हैं। कितने प्रकार के बल हैं, दो बल हैं, इन्होंने कारण बताया, और उन्हीं दो बलों के कारण ये जो भूखंड है ये टूट गया। कौन कौन से बल थे, पहला था फोर्स ऑन बाउंसी ऑन इक्वेटर, ठीक है, मतलब इक्वेटर वर्ल्ड फोर्स, इक्वेटर वर्ल्ड फोर्स, ठीक है। इक्वेटर वर्ल्ड फोर्स जो है ये आपको पता होना चाहिए, अर्थात भूमध्य रेखा पर उत्प्लावन बल। क्या था ये, और भूमध्य रेखा पर उत्प्लावन बल, भूमध्य रेखा पर उत्प्लावन बल, पहला बल ये था इक्वेटर वर्ल्ड फोर्स या फोर्स ऑन बाउंसी ऑन इक्वेटर। दूसरा था टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल, ठीक है, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स, ठीक है। तो इन दो बलों के कारण ही वो जो भूखंड था पैंजिया वो दो भागों में विभक्त हुआ, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब भूमध्य रेखा पर जो उत्प्लावन बल था उसकी यदि हम बात करें, पहले वाले की बात करें, भूमध्य रेखा पर उत्प्लावन बल की यदि हम बात करें, तो आप जानते हो कार्बोनिफेरस काल में जो पृथ्वी का घूर्णन है, जैसे पृथ्वी आज जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, इसका कई गुना तेजी से अपने अक्ष पर घूम रही थी। मतलब जैसे आज की जो स्पीड है पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की, वो कार्बोनिफेरस काल में आज की स्पीड की कई गुना अधिक थी। और इससे क्या होता था, इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक जनरेट होता था, और इसके कारण जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक जनरेट होता था, वही कारण बना कि ये जो भूखंड था ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि बहुत अधिक जनरेट हो रहा था इसलिए ये टूटा। दूसरा टाइडल फोर्स, जैसे आपको बताया गया ज्वारीय बल, ज्वारीय बल के कारण क्या हुआ कि चंद्रमा और पृथ्वी, आप जानते हो ज्वारीय बल क्यों ज़्यादा था उस समय, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि कार्बोनिफेरस काल में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम थी, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी के कम होने के कारण क्या है कि जो ज्वारीय बल था, जो टाइडल फोर्स था, वो बहुत ज़्यादा होता था। और टाइडल फोर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है कि जब भूखंड टूटा, जब ये भूखंड दो भागों में बट गया, तो ये पश्चिम की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। और पश्चिम की तरफ खिसकना क्यों शुरू कर दिया, इसलिए टाइडल फोर्स के कारण, क्योंकि उस समय जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक था, और उसी के कारण ये जो भूखंड था ये पश्चिम की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, पश्चिम की तरफ तेजी से मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया। अब आगे जब बात करते हैं तो हम बात करेंगे गोंडवाना लैंड की। ये मान लो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो गोंडवाना लैंड क्या हुआ, ये जुरैसिक पीरियड में टूटा। कब टूटा, ये पीरियड याद रहना चाहिए आपको, जुरैसिक पीरियड में, जुरैसिक काल में जो है गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ था। और गोंडवाना लैंड का जब विघटन हुआ था
तो क्या हुआ, गोंडवाना लैंड के विघटन के कारण अटलांटिक महासागर जो है बना। ठीक है, गोंडवाना लैंड के विघटन के कारण जो है यह अटलांटिक महासागर बना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर कब बना, जब गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ। अब गोंडवाना लैंड का जब विघटन हुआ तो आप जानते हो गोंडवाना लैंड से कौन कौन से आज के समय के साउथ अमेरिका प्लस अफ्रीका प्लस इंडियन कॉन्टिनेंट प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस अंटार्कटिका, ठीक है, ये जो थे ये गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। और जब गोंडवाना लैंड का विघटन शुरू हुआ तो दक्षिण अमेरिका इससे अलग होने लगा, अफ्रीका इससे अलग होने लगा, इंडिया धीरे धीरे इस भूखंड से अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ और अंटार्कटिका। तो ये गोंडवाना लैंड के ये सारे पार्ट थे और धीरे धीरे ये अलग होते चले गए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि जब ये अलग हुए तो इनकी जो मूवमेंट की जो दिशा थी उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये जो दक्षिण अमेरिका हुआ करता था ये मूव कर गया उत्तर पश्चिम को। इंडिया जो है ये मूव करने लगा किधर, ये मूव करने लगा उत्तर पूर्व की तरफ। और अफ्रीका जो है ये उत्तर की तरफ मूव करने लगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो इनके मूवमेंट की जो दिशा है कहीं ना कहीं टाइडल फोर्स जो आप पढ़ते हो वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आप पढ़ते हो वो कारण रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे जैसे दबाव पड़ा ये पश्चिम की ओर अपने बढ़ते चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लिया। अब यदि हम बात करें आगे तो आप जानते होंगे कि धीरे धीरे जब ये अलग हुए तो द्वीप चौप बनने लगा। जैसे आप देखते होंगे तो यदि आप उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक यदि बढ़ो और उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका तक जाओ तो इस तरह का एक चाप देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं द्वीप चौप। और ये जो एस आकार का द्वीप चौप देखने को मिलता है इसका कारण यही था महासागरों का इसका कारण यही था महाद्वीपों का मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो द्वीप चाप हैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप देखते होंगे जब आप बात करते हो एशिया की, यूरेशिया की, तो आप देखते होंगे जब चीन वाला पार्ट आप देखो और जापान वाला देखो तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है छोटे छोटे द्वीप। अब ये छोटे छोटे द्वीप क्यों आए इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे क्योंकि ये आज का विषय नहीं है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहीं पे आपको और चाहिए, पता होना चाहिए, ये तो बात होगी कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी की, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि वेगनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया तो वेगनर महोदय ने जब तोड़ा, जब दो भूखंडों को तोड़ा तो यहाँ पे दो फोर्स आपको याद रखना है। इतनी चर्चा की, इतनी कहानी की सिर्फ और सिर्फ मूल यह है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्योंकि जब भूखंड को उन्होंने तोड़ा तो कोई बल लगा होगा, वो दोनों बल आपको याद रखने हैं और जब भी इसकी आप चर्चा करते हो दोनों बल आपको लिखने हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई सारी चीज़ें। अब आगे इसमें क्या करना है, आगे एक चीज़ और आपको बता देते हैं थोड़ी सी जानकारी के लिए। आपने देखा होगा जैसे मैंने बोला कि जब यहाँ से गोंडवाना लैंड की ही बात कर लें तो जब ये भूखंड यहाँ से अलग हुए तो सबके किनारों पर आपको मोड़दार पर्वत देखने को मिलते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी उत्तर में मोड़दार पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में भी है, भारत में भी मोड़दार पर्वत है और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलती है। तो ये जो मोड़दार पर्वत है इनका निर्माण क्यों किनारों पर ही हुआ, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, जब भी कोई भाग किसी से अलग होता है, मतलब जो कोई भी जो इस तरह का मूविंग पार्ट है वो जिस दिशा में बढ़ता है, वो जिस दिशा में आगे बढ़ता है उस दिशा में वो थोड़ा सा झुका होता है और उसके बैक वाले साइड पे वो थोड़ा सा उठा होता है। मतलब ये जब भूभाग आगे बढ़ रहे थे तो आगे ऐसे झुके हुए थे। ठीक है, और जब ये आगे झुके हुए ऐसे मूव कर रहे थे, आज की जो स्थिति है जब ये जाके प्लेटें टकराई तो आज की जो स्थिति बनी तो क्या हुआ कि यहाँ जो मलबा, इनके आगे आगे जो मलबा पहले जमा था, जब प्लेटें टकराई तो ये जो मलबा था ये उठता चला गया, साथ ही साथ ये भाग थोड़ा सा, और जैसे दो चीज़ जब लड़ती है तो कोई ना कोई नीचे जाता है, तो इसी तरह से ये भाग थोड़ा सा आगे धंस गया, ये पीछे थोड़ा सा
उठ गया और हर महादेश में ये देखने को आपको मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पे मलबा जमा था ना, उसी तरह से उसी प्रकार से यहाँ पे ये मलबा उठता चला गया और ये मोड़दार पर्वत देखने को मिले। यही चीज़ें आपको हिमालय के संदर्भ में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब तिब्बत प्लेट से भारतीय प्लेट टकराई थी और जब ये टक्कर हुई थी तो यहाँ पे जो बीच में पहले मलबा हुआ करता था, इस टक्कर के कारण वही मलबा जो है उठता चला गया और पर्वत का स्वरूप ले लिया और आज मोड़दार पर्वत के रूप में देखने को मिलता है। यही सेम चीज़ें अफ्रीका के संदर्भ में है, यही सेम चीज़ें उत्तर अमेरिका के संदर्भ में। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति जो है महादेशों के तटीय भागों में ही होती है, क्यों? तो आपको पहले प्लेट विवर्तनिकी हो गया या वेगनर का सिद्धांत हो गया, इसको आप अच्छे से समझाओगे, ठीक है। इसको समझाने के बाद फिर आप मूवमेंट को दिखाओगे कि किस प्रकार से मूवमेंट हुआ और उसके बाद ये साक्ष्य आप दोगे कि किस कारण से इसका निर्माण हुआ, ठीक है। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई कि किस प्रकार से आप इनको देखते हो, इस प्रश्न को देखते हो। अब आ जाते हैं हम इस प्रश्न से संदर्भित कि क्या क्या इसमें लिखना था, क्योंकि अभी दूसरा भाग की बात हम करेंगे जब साक्ष्य की बात करेंगे। तो प्रश्न था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। ये आज का प्रश्न, कल का प्रश्न था। अब बहुत सारे लोगों ने लिखा, जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले प्रश्न को, पहला काम प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। दूसरा काम, जो भी आपको कीवर्ड लगे उसको अंडरलाइन करना, ये प्रतिदिन करना है, कीवर्ड जो है वो अंडरलाइन करना है। तीसरा काम, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न को अब यहाँ पे समझना है कि प्रश्न की मांग क्या है। ये प्रश्न बहुत ही सीधा था, इसमें सीधा पूछ लिया गया था कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, वेगनर के साक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रश्न था ये 2 भागों में बटा हुआ था, तो 2 भागों में आपको बांटकर इसको लिखना था, लास्ट में निष्कर्ष लिखना था, इंट्रोडक्शन से आपको शुरुआत करनी थी। अब बात आती है इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे। तो क्योंकि ये चर्चा है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात हो रही है और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के साथ साथ यहाँ पे वेगनर की बात हो रही है, तो आप जो अपनी चर्चा की शुरुआत करोगे वो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से ही करोगे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है वो क्या है। जैसे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सबसे पहले आप बताओगे कि लगभग जर्मन जलवायुवेत्ता या अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार वर्ष 1900, यदि मैं देखें, सॉरी अल्फ्रेड वेगनर इनका नाम है इसलिए इनका नाम भी पूरा आपको पता होना चाहिए। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1912 में एक सिद्धांत इसके संबंध में दिया गया था। हालांकि इनका जो सिद्धांत था वो 1912 में आया था, लेकिन सार्वजनिक पहुंच जो है इसकी वर्ष 1922 में हो सकी थी। इस सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि प्रारंभ में सभी भूखंड जो हैं वो एक ही भूखंड के हिस्से थे जिसका नाम पैंजिया हुआ करता था, ठीक है। बाद में पैंजिया के समय में जब एक भूखंड पैंजिया हुआ करता था और उसके चारों तरफ जल निकाय हुआ करता था और उस जल निकाय का नाम जो था वो पैंथलासा था। इसके बारे में आप बताओगे। फिर आप बताओगे कि बाद के वर्षों में या कार्बोनिफेरस काल के अंत तक या वर्षों की यदि आप बात करते हो, आप वर्ष भी लिख सकते हो कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व सर्वप्रथम पैंजिया नामक जो भूखंड था वो 2 भूखंडों में टूट गया। कौन कौन से? लारेंसिया और गोंडवाना लैंड। अब आप बताओगे कि इसके टूटने के पीछे के जो कारण हैं उनमें यदि बात की जाए तो इसमें वेगनर के जो सिद्धांत है उनको मान्यता दी जाती है। वेगनर के अनुसार भूखंडों के टूटने का जो कारण रहा था उनमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों कारण, तो दोनों कारणों के बारे में, दोनों बलों के बारे में आप बात करोगे, ठीक है। अपकेंद्रीय बल के कारण भी बात करोगे आप और टाइडल फोर्स के बारे में भी बात करोगे। दोनों के बारे में आप बताओगे कि किस प्रकार से ये दोनों बल जो थे इन्हीं के कारण ये भूखंड अलग हुआ था, 2 भागों में बटा था। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे और धीरे धीरे उन्हीं समय काल की व्याख्या करोगे। फिर आगे आप बताओगे कि जुरैसिक काल में किस प्रकार से गोंडवाना लैंड जो था वो विघटित हुआ, वो इन भागों में बटा,
ठीक है, कौन कौन से भाग में बटा, अभी हमने उसकी चर्चा की। और इस प्रकार से आप इसमें चर्चा करते हुए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी देते हुए आज की वास्तविक स्थिति तक पहुंचोगे कि किस प्रकार से आज के समय में कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पर है। तो इतना जब आप लिखोगे, इन सब चीज़ों को जब आप लिखोगे, तो कम से कम आपको प्रयास करना है कि 2 पेज में ये सारी चीज़ें आप व्याख्यात कर पाओ। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अब आप आ जाओगे अपने उत्तर के दूसरे भाग में। उत्तर का दूसरा भाग कहता है वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। अब वेगनर ने साक्ष्य कौन कौन से दिए हैं? पहला साक्ष्य जैसे मैंने बोला तो बोला जाता है जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट जो है ये पहला साक्ष्य है, जिगसॉ फिट। अब ये जिगसॉ फिट क्या है? जिगसॉ फिट ये है कि मान लीजिए कोई चाक उठा लीजिए, कोई भी चाक उठा लीजिए और जिसे लिखा जाता है, और उसको 2 भागों में तोड़ दीजिए। कोई भी ऐसा वस्तु उठा लीजिए, कुछ भी जिसको आप 2 भागों में तोड़ सको, और जब 2 भागों में तोड़ दो, इसके बाद फिर जब आप 2 भाग को तोड़ दो, मान लीजिए यही पेन है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ दूं, तो इसको जब मैं तोड़ने के बाद ऐसे मिलाऊंगा तो सारे के सारे भाग सारे के अपने अपने स्थान पे फिट हो जाएंगे। तो जिगसॉ फिट वही है कि आज के समय में जो भूखंड अलग अलग हैं, जो महादेश अलग अलग हैं, यदि इन सबको इकट्ठा कर मिला दिया जाए तो आसानी से जैसे पेंजिया की बात की जाती है उस स्वरूप में आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका जिगसॉ फिट कॉन्सेप्ट, जो आज देखने को मिलता है कि किस प्रकार से दक्षिण अमेरिका को यदि हम देखें, उसको ले जाकर अफ्रीका के पश्चिमी भाग से मिला दें तो एकदम समान वो जुड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कभी इसका अलग था। दूसरा आपको बता दें, कैलिडोनियन और हर्सेनियन 2 माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं। कैलिडोनियन हर्सेनियन, कैलिडोनियन और हर्सेनियन नामक 2 माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो दोनों पर्वत हैं ये अटलांटिक के 2 तरफ हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर है, एक अटलांटिक के आप कह लीजिए पूर्वी तट पर है, एक अटलांटिक के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो दोनों माउंटेन हैं कैलिडोनियन और हर्सेनियन, जो अटलांटिक के 2 अलग अलग तटों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि इनकी जो स्थलाकृति है वो समान है। इनकी जो स्थलाकृति है वो समान है, और यह भी आधार देते हैं कि वेगनर ने जो कहा था, वेगनर का जो सिद्धांत है उसको ये आधार देते हैं। तीसरा यदि आप देखो तो आपको देखने को मिलता है कि साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका को आप ले लीजिए, साउथ अमेरिका के साथ अफ्रीका के पश्चिमी भाग को ले लीजिए, अफ्रीका के पश्चिमी भाग को ले लीजिए, और साउथ अमेरिका के साथ साथ जब अफ्रीका के पश्चिमी भाग को आप देखते हो तो आपको देखने को मिलता है कि जो वनस्पतियां साउथ अमेरिका के पूर्वी भागों में देखने को मिलती हैं, समान वनस्पतियां अफ्रीका के पश्चिमी भागों में भी देखने को मिलती हैं। जो स्थलाकृति साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में देखने को मिलती है, समान स्थलाकृतियां अफ्रीका के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि यह भी बल देता है इस चीज का। इस प्रकार से चट्टानों में भी समानता है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में जो चट्टानें हैं वो मेल खाती है अफ्रीका के पश्चिमी भाग के चट्टानों से। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी हैं, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां भी हैं जो यहाँ पर भी पाई जाती हैं और अफ्रीका में भी पाई जाती हैं, और ये भी साक्ष्य में आ जाता है। इसके साथ साथ एक प्रमुख साक्ष्य यह है कि ग्रीनलैंड जो है, नाम सब सुने होंगे, ग्रीनलैंड ये पश्चिम की तरफ खिसक रहा है। आज भी ये पश्चिम की तरफ खिसक रहा है, और इसके खिसकने की जो दर है वो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। 20 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से ये जो ग्रीनलैंड है ये पश्चिम की तरफ खिसक रहा है। इसको भी आप साक्ष्यों में लोगे कि वेगनर के प्रमुख साक्ष्य ये हैं जो बताते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, जो बताते हैं कि महाद्वीप गति कर रहे हैं, कभी ना कभी ये एक जैसे जुड़े हुए थे, पेंजिया का भाग थे, ये सिद्ध करता है। इसके साथ साथ यदि आप देखो तो पृथ्वी पर कार्बोनिफेरस काल में हिमानीकरण हुआ था। कार्बोनिफेरस काल, ये भी साक्ष्य है, कार्बोनिफेरस काल में हिमानीकरण हुआ था, और जो हिमानीकरण था ये दोनों ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ हुआ था। दोनों ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ हुआ था। कब हुआ था? कार्बोनिफेरस काल में। और कार्बोनिफेरस काल में क्या था?
कार्बोनिफेरस काल में आपने देखा था कि पैंजिया था, अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि कार्बोनिफेरस काल में जो साक्ष्य मिले हैं, जो इसके साक्ष्य मिले हैं, वो दिखाते हैं कि हिमानीकरण जो हुआ था वो दोनों ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ हुआ था। और आज यह देखने, क्योंकि तब अलग नहीं हुआ था, तभी अलग नहीं हुआ था, और आज जो कार्बोनिफेरस युग के साक्ष्य मिलते हैं, जो कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, वो सभी के सभी साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? गोंडवाना लैंड वाले हिस्से पर मिलते हैं। मतलब ऐसे भागों पर मिलते हैं जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तक क्या हुआ था? उस समय तक ये भूखंड टूटा नहीं था और उत्तर में कोई भाग नहीं था। ठीक है, तभी जो आज साक्ष्य देखने को मिलते हैं ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं गोंडवाना लैंड वाले हिस्से पे। और जो आप रसिया में देखते होंगे, जो आप यूरोप में देखते होंगे हिमानीकरण जो आज के संदर्भ में देखने को मिलता है, ये कार्बोनिफेरस के काल की नहीं है बल्कि उसके बाद के काल की है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है कि किस प्रकार से कार्बोनिफेरस काल में जो हिमानीकरण हुआ, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ हुआ, लेकिन आज उत्तरी गोलार्ध के जो क्षेत्र हैं उसमें इसके साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध के जो क्षेत्र हैं वहीं पर इसके साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, जो ये बताता है कि ये भूखंड गतिमान थे, ये भूखंड गति कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखते होंगे विभिन्न समयों में जीवाश्म, जैसे डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, और डायनासोर के जो जीवाश्म मिलते हैं, मान लो यूरोप में मिला, ठीक है, मान लो उत्तरी अमेरिका में मिला, तो दोनों सेम देखने को मिलते हैं, या अफ्रीका में मिला या दक्षिणी अमेरिका में मिला तो दोनों सेम देखने को मिलते हैं। समान उसका जो समय काल होता है वो भी लगभग समान होता है। तो यह भी बताता है कि कभी ना कभी जो भूखंड थे वो आपस में जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक पक्षी है जिसको बोलते हैं लैमिंग। लैमिंग नामक एक पक्षी है, और लैमिंग नामक ये जो पक्षी है ये पाया जाता है स्कैंडिनेविया में। कहाँ पे पाया जाता है? स्कैंडिनेविया में पाया जाता है। ठीक है, स्कैंडिनेविया में ये जो पक्षी पाया जाता है, क्योंकि पहले इसके पूर्वज जो है हमेशा जब भूखंड एक था तो हमेशा पश्चिम की तरफ जाते थे तो उनको भूखंड मिलता था, क्योंकि ये यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, आज के समय में क्योंकि इसके पूर्वज पश्चिम की तरफ मूव करते थे नए भूखंड के लिए, आज के समय में जब स्कैंडिनेविया से ये मूव करता है पश्चिम की तरफ तो ये जाके सागर में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आज के समय में वहाँ पर भूखंड नहीं है। तो यह भी बताता है कि कभी ना कभी ये जो भूखंड थे आपस में जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ आप देखो, मिनरल्स को लेकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। मिनरल्स भी आप जोड़ सकते थे अपने उत्तर में। मिनरल्स के लिए क्या जोड़ सकते थे कि जैसे बोला जाता है, देखो जैसे बोला जाता है कि अफ्रीका में सोना मिलता है, भारत में भी सोना मिलता है। अब यदि देखो तो अफ्रीका में यदि हम बात करें तो अफ्रीका की पूर्वी भाग में यदि देखें तो कालगुरली, कुलगार्डी नामक खानें आपको देखने को मिलती हैं। वहीं भारत के दक्षिणी भाग में आपको कोलार नामक खान देखने को मिलती है। और बोला जाता है कभी ना कभी ये आपस में जुड़े थे, क्योंकि एक पश्चिमी भाग में भारत के है तो दूसरा अफ्रीका के पूर्वी भागों में। इसी के समान अफ्रीका के यदि आप देखोगे, अफ्रीका के क्षेत्रों में यदि आप देखोगे तो अफ्रीका के में किम्बरले सोने की खान आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो किम्बरले जो सोने की खान है उसी के समान कुछ खानें, गुणवत्ता वाली खानें चिली में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे भी बोला जाता है कि ये भूखंड कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे, और ये साक्ष्य हैं वेगनर के। तो वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों में आप क्या लिखोगे? दूसरे जो उत्तर का जो दूसरा भाग है उसमें आप साक्ष्यों में क्या लिखोगे? उसमें आप साक्ष्यों में बताओगे कि वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संबंध में कई सारे मत प्रस्तुत किए, जिनमें से सर्वमान्य मत निम्नवत हैं। और उन्हीं मतों में सबसे पहले जिग्सा फिट की आप चर्चा कर दोगे। जिग्सा फिट के बाद जैसे मैंने बोला कैलिडोनियन और कैलिडोनियन माउंटेन की बात कर लोगे, आप हर्सेनियन माउंटेन की बात कर लोगे। फिर आप साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग और अफ्रीका के पश्चिमी भाग की तुलना कर लोगे, उनकी चर्चा कर दोगे एक पॉइंट में। एक पॉइंट में आप ग्रीनलैंड की चर्चा कर दोगे कि ग्रीनलैंड लगातार पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है 20 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से। फिर आप लैमिंग पक्षी का जिक्र कर सकते हो अपने उत्तर में कि लैमिंग पक्षी जो है
किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है, पश्चिम की तरफ हमेशा बढ़ता जाता है, इसकी आदत है, और उसके बाद ये जाकर सागर में मिल जाता है। इसके बाद फिर कार्बोनिफेरस काल में किस प्रकार से हिमानीकरण हुआ, और उस हिमानीकरण का साक्ष्य आज उत्तरी ध्रुव में नहीं, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलता है, उसके बारे में आप बता दोगे। एक पंक्ति आपका ये हो गया। और इस प्रकार से कई सारे अन्य पंक्तियां जैसे जीवाश्म है उनकी बात कर सकते हो, बहुत सारी वनस्पतियां हैं उनकी आप बात कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक आपका उत्तर सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से, और साथ ही साथ जो चित्र हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले पैंजिया पैंथिलासा था, फिर वो अलग हुआ, टेथिस सागर आया, फिर किस प्रकार से गोंडवाना लैंड टूटा जूरेसिक काल में, किस प्रकार से गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण नए सागर की उत्पत्ति हुई। इस तरह से 4 से 5 चित्र इसमें आप बना सकते हो, और एक पेज आपका चित्र बनाने में ही चला जाएगा और आपका बेहतर उत्तर रहेगा। अब एक छोटी सी बात, जो लोग उत्तराखंड से देख रहे हैं, आप इस प्रश्न का अच्छे से आप उत्तर लिखोगे, पहली वीडियो पहले देख लीजिएगा, और एक बार आप 250 शब्दों में लिखोगे, एक बार 125 शब्दों में लिखकर आप शेयर करोगे। ठीक है, आपके ऐप में ऑप्शन है, वहाँ पे आप शेयर करोगे। बिहार राज्य से जुड़े हुए सभी बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं लिखा था, अब उनसे विनम्र निवेदन है कि इस उत्तर को पहली बात लिखिएगा, और एक दूसरा उत्तर आज आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में, क्वेश्चन नंबर 2 हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा हिमालय के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं को भी स्पष्ट कीजिए, तथा हिमालय के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं को भी स्पष्ट कीजिए। ये आज का प्रश्न है। बिहार राज्य के जो भी बच्चे हैं उनको 200 शब्दों में इसका जवाब देना है। उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको इसको जवाब एक बार 250 शब्दों में देना है, एक बार 125 शब्दों में देना है। और यदि यह सीरीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और यदि इसमें कोई सुधार चाहते हैं वह भी बताएं। अभी प्रारंभिक चरण है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाद में इसमें अन्य विषयों के प्रश्न को भी हम आगे रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप में से ज़्यादा संख्या में उत्तर शेयर करने लगें तो आप सभी को, जिनके कल उत्तर बहुत अच्छे गए हैं उनको भी, और जिनके नहीं अच्छे गए हैं उनको भी कल वाला प्रश्न लिखना है और आज वाला भी प्रश्न, दोनों प्रश्न आपको लिखकर शेयर करना है। और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जब आप बात करते हो, थोड़ी बहुत चर्चा तो मैंने आपको कर ही दी कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स यदि आपने पढ़ा होगा, प्लेट विवर्तनिकी आपने पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो आपको जवाब देना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।